नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। इस वक्त सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कोलकाता रेप मर्डर मामले में। इसमें मुख्य आरोपी संजय राय के बयानों में विरोधाभास पाया जा रहा है और पूछताछ में सीबीआई को लग रहा है कि संजय रॉय कुछ सच छुपा रहा है, इसलिए अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सीबीआई को इजाज़त मिल गई है कोर्ट से। सीबीआई संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी ताकि पता चले कि वो इसके जो बयान हैं उसमें कितनी सच्चाई है। 4 दिनों से लगातार इससे पूछताछ हो रही है, सीबीआई पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी उसके बयानों में कई जगह पर कोई विरोधाभास भी नज़र आ रहा है, यानी कि वो बार बार अपने बयान बदल भी रहा है। इसलिए कोलकाता रेप और मर्डर मामले में जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसका अब पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, जिसकी इजाज़त सीबीआई को मिल गई है। अदालत ने इसकी इजाज़त दे दी है। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हैं। मुकेश, इसमें किन बातों को देखते हुए सीबीआई को ज़रूरत महसूस हुई कि पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए इस मुख्य आरोपी संजय रॉय का? देखिए, कल सीबीआई के जो सीएफएसएल के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आरोपी संजय का जो साइकोलॉजिकल टेस्ट सीबीआई को लगा कि जो आरोपी संजय रॉय है उसके आगे की टेस्ट कराने की ज़रूरत है। इसीलिए सीबीआई ने आज जो कोलकाता का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जहां पर ये मामला चल रहा है, वहां पर आज एक अर्जी कोर्ट में लगाई थी और ये कहा था कि आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है, जिसकी परमिशन कोर्ट ने ग्रांट कर दी है। अब से कुछ देर बाद जो आरोपी है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर आरोपी की परमिशन भी कोर्ट में चाहिए होगी। अगर आरोपी अलाउ करता है कि वो टेस्ट कराने को तैयार है तभी ये टेस्ट होगा। हालांकि कोर्ट ने परमिशन ग्रांट कर दी है, लेकिन आरोपी से कुछ देर बाद कोर्ट उससे पूछेगा कि उसका टेस्ट होना है, क्या वो तैयार है या नहीं है। दरअसल जो पॉलीग्राफी टेस्ट जो होता है, इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं और इसके जरिए जो आरोपी होता है, जो अपराधी होता है, उसको एक खास तरह की झूठ पकड़ने वाली मशीन के ऊपर बिठाते हैं, जिसमें कुछ सेंसर लगे होते हैं और वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो सवालों की एक लंबी लिस्ट लेकर बैठे होते हैं, जो लगातार आरोपी से, अपराधी से वो सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने के दौरान अगर अपराधी झूठ बोलता है तो उसका जो बीपी है, उसकी जो हार्ट बीट है, उसकी जो पल्स है या जो उसकी त्वचा है, उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं और फिर पूरा टेस्ट करने के बाद, ये टेस्ट कई घंटे तक होता है और पूरा टेस्ट करने के बाद फिर जो डॉक्टर्स हैं ये एक ग्राफ में इन सारी चीज़ों को देखते हैं, जिसमें हार्ट बीट होती है, पल्स होती है, इसके साथ में जो बीपी होता है, त्वचा में क्या बदलाव हो रहे हैं, इनको फिर वो ग्राफ के जरिए स्टडी करते हैं, जिससे ये मालूम चल पाता है कि आरोपी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अगर झूठ बोलता हुआ ये पाया गया उस टेस्ट के दौरान, तो फिर जो सीबीआई है उसको जांच में, या जो कोई और एजेंसी है तो उसको जांच में एक दिशा मिलती है कि आगे अब इसमें क्या करना है। अगर इसके बाद नार्को टेस्ट की जरूरत पड़ेगी तो नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा। और क्या इस पूरे हत्याकांड में क्या संजय रॉय के अलावा कोई और आरोपी है, इसको लेकर भी सवाल किए जाएंगे। क्या ये गैंगरेप है, इसको लेकर भी सवाल होंगे। तो कुछ लीड इस टेस्ट से मिल सकती है सीबीआई को, इसीलिए सीबीआई ये टेस्ट करवा रही है। दूसरा, जो आरोपी संजय रॉय है उसने जो अब तक स्टेटमेंट दिए हैं उन बयानों में विरोधाभास है। उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हुआ, जिससे उसमें भी कुछ डाउटफुल चीजें आई हैं। तो सीबीआई अब ये जो साइंटिफिक टेस्ट है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा रही है। जी, आप कह रहे हैं कि उसके बयान में कॉन्ट्रडिक्शंस जी हैं, नगमा, यानी कि बयान अपने वो बदल रहा है कुछ। देखिए बिल्कुल सीबीआई के मुताबिक उसके स्टेटमेंट जो है वो बार बार चेंज हो रहे हैं और अलग अलग तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। जब उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ तो उसमें भी कुछ विरोधाभास आए हैं, इसीलिए ये टेस्ट कराया जा रहा है। हालांकि पॉलीग्राफी टेस्ट हो या फिर नार्को टेस्ट हो, इनकी कोर्ट में कोई भी जो कोर्ट में ये एडमिसिबल नहीं होते हैं, यानी कोर्ट इनको इन टेस्ट को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन इन टेस्ट का जो नतीजा होता है, जो टेस्ट होता है, उसके जरिए जो जांच एजेंसी है उसको अपनी जांच में कोई लीड मिल सकती है, वो जांच को कोई दिशा दे सकती है। इसीलिए ये साइंटिफिक टेस्ट जो जांच एजेंसी है वो करवाती है। ठीक है, धन्यवाद आपका मुकेश। तो ये पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाज़त मिल गई है, पॉलीग्राफी टेस्ट होगी जिससे पता चलेगा कि कितना सच कितना झूठ है। कम से कम इससे जो आगे की जांच है उसमें मदद मिलेगी। हालांकि कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है ये जो टेस्ट हैं, इनके नतीजे, चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो या फिर पॉलीग्राफी टेस्ट हो। लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट से ये ज़रूर पता चल सकता है कि जो आरोपी है उसके बयानों की सच्चाई जो है वो क्या है और जाँच में इससे मदद मिल सकती है।
तो ये तो कोलकाता रेप और मर्डर केस का मामला है जहां पर प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। मुख्य आरोपी से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरी खबर की ओर। तो खबर दिल्ली वालों के लिए थोड़ी अच्छी है और आप चाहें तो इसे रक्षाबंधन का तोहफा भी समझ सकते हैं, क्योंकि डीडीए ने दिल्ली में सस्ते मकानों की 3 योजनाएं शुरू की हैं। इसका ऐलान किया है। 3 हाउसिंग स्कीम है ये। इसमें LIG यानी लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और HIG हाई इनकम ग्रुप स्कीम्स हैं। डीडीए सस्ता घर स्कीम यानी कि LIG, जिसके तहत 34,000 फ्लैट हैं, ये HIG और EWS श्रेणी के फ्लैट हैं। और ये फ्लैट रामगढ़ कॉलोनी, सिरसपुर, लोकनायकपुरम, रोहिणी और नरेला में है। इनकी कीमत 11.5 लाख रुपए से शुरू होती है। 11.5 लाख दिल्ली में किसी भी फ्लैट के लिए, दिल्ली NCR नहीं, दिल्ली के अंदर किसी भी फ्लैट के लिए बहुत ही सस्ता होगा और इसकी कल्पना नहीं कर सकते। खास बात यह है कि ये फ्लैट आपको पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से मिलेंगे। 22 अगस्त से ही इनके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो दूसरी हाउसिंग स्कीम है वो क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं। ये जो है वो जनरल हाउसिंग स्कीम है जो दूसरी है। इसके तहत 5,400 फ्लैट हैं। ये फ्लैट LIG, MIG, EWS हर कैटेगरी के होंगे। ये फ्लैट जसोला, लोकनायकपुरम और नरेला में है, जिनकी कीमत 29 लाख से शुरू होगी। इन फ्लैट्स के लिए भी पहले आओ पहले पाओ वाला विकल्प है और रजिस्ट्रेशन भी 22 अगस्त से ही होना है। इसके बाद हाउसिंग स्कीम की एक और श्रेणी है जो कि प्रीमियम श्रेणी है। ये जो प्रीमियम श्रेणी है ये द्वारका हाउसिंग स्कीम है, जिसमें 173 ही सिर्फ फ्लैट हैं। ये फ्लैट MIG, HIG और इससे ऊपर की कैटेगरी के हैं। ये द्वारका सेक्टर 14, सेक्टर 16B और सेक्टर 19 में है। इनकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख के करीब है। ये फ्लैट ऑक्शन के ज़रिए मिलेंगे, यानी कि सिर्फ 125 फ्लैट हैं और ऑक्शन के तहत ही मिलेंगे। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आदित्य झा। तो सबसे पहले आदित्य की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो दिल्ली विकास प्राधिकरण की 3 योजनाएं। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये 3 योजनाएं क्या है। नंबर 1 DDA सस्ता घर आवासीय योजना, नंबर 2 DDA मध्यम वर्गीय आवास योजना और नंबर 3 DDA द्वारका आवास योजना। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं DDA सस्ता घर आवासीय योजना और DDA मध्यम वर्गीय आवास योजना के अंतर्गत क्या आता है। तो इन दोनों में यानी कि DDA सस्ता और DDA मध्यम वर्गीय में पहले आओ पहले पाओ वाला गेम है, यानी कि जिसने सबसे पहले पंजीकरण करा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, घर उसका। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंतर्गत फ्लैट्स कितने आते हैं। तो DDA सस्ता घर आवासीय योजना और मध्यम वर्गीय आवास योजना के अंतर्गत कुल 39,400 फ्लैट्स आएंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया, भाई पहले आओ पहले पाओ, जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया घर उसका। कब से आप इसकी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं लेने की? 22 अगस्त से, यानी कि आज है 19, 20, 21, 22 और कब तक ये चलेगा? 10 सितंबर तक। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि DDA द्वारका आवास योजना के अंतर्गत कितने फ्लैट्स आएंगे। तो हम आपको बता दें कि DDA द्वारका आवास योजना के अंतर्गत 173 यानी 173 फ्लैट्स आएंगे, जिसमें द्वारका सेक्टर 14 में, 16B में, 19B में। ये यहाँ पर नीलामी की बात चल रही है, इसे समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर नीलामी होगी, नीलामी के द्वारा आप इन फ्लैट्स को अपना बना सकते हैं। कैसे ख़रीदेंगे ऐसे बात उसकी आती है। इसका भी रजिस्ट्रेशन होगा और एक छोटा सम जो है मनी का वो आपको देना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इसको खरीद पाएंगे। अब नीलामी में हिस्सा लेने के लिए और बयाना राशि ऑनलाइन भरने के लिए 16 सितंबर शाम 6 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। नीलामी के लिए अंतिम आवेदन जो है वो 19 सितंबर शाम 6 बजे का है। और एक बात और आपको बता दूं, नीलामी को शुरू करने की प्रक्रिया के बारे में 20 सितंबर को यानी 28 सितंबर को सूचना भी दी जाएगी। तो एक बात जो आपके जहन में और मेरे जहन में, हम दोनों के जहन में आती है कि आखिर कितने में हमें मिलेगा ये फ्लैट्स। तो मैं आपको बता दूं कि 11.5 लाख रुपए में आप इन फ्लैट्स को बुक कर पाएंगे। DDA सस्ता घर आवासीय योजना 2024 के तहत जहांगीरपुर में जो सटे वहाँ पर रामगढ़ कॉलोनी है, वहाँ पर लोकनारायणपुरम है, रोहिणी है और नरेला में पहले आओ पहले पाओ के तहत लगभग 34,000 फ्लैट्स उपलब्ध होंगे। और अगर नीलामी की बात करें तो उसमें द्वारका में 173 यानी 173 फ्लैट्स होंगे। मैं आपको पढ़ के भी बता दूं, जिसमें आपको MIG मिलेगा, HIG मिलेगा, सुपर HIG भी मिलेगा, जिसको लोग रजिस्टर करा सकते हैं, जिस पे लोग जहां पर लोग पंजीकरण कर सकते हैं इन फ्लैट्स की।
इनकी कीमत की अगर बात करें तो स्टार्टिंग जो है वो है 1.28 करोड़ से, और जो HIG फ्लैट्स है या सुपर HIG फ्लैट्स है वो 1.5 यानी 1.5 करोड़ से ऊपर तक के फ्लैट्स हो सकते हैं। तो अगले कुछ महीनों में दिल्ली वालों को 40,000 से ज़्यादा मकान मिल जाएंगे। इनमें कुछ तो वाकई सस्ते हैं, लेकिन ये भी सच है कि दिल्ली के मकान जो हैं वो लगातार मध्य वर्गीय लोगों की जेब से के सामने से बहुत मुश्किल हो रहे हैं, इसमें समा नहीं पा रहे हैं। उनकी कीमत काफ़ी महंगी है और लोगों को लगातार दिल्ली से दूर जाने को मजबूर कर रही है। लोग अब नोएडा, गाज़ियाबाद और मेरठ तक जा रहे हैं। बेशक NCR की जो कल्पना है वो दिल्ली का बोझ एक बड़े दायरे में बांटने को लेकर भी है। दिल्ली से मेरठ तक इसलिए रैपिड ट्रेन चलाई जा रही है, और दिल्ली से मेरठ तक जो रैपिड ट्रेन चलाई जा रही है वो फ़िलहाल साहिबाबाद से मेरठ तक पहुंच गई है। भारत की पहली रैपिड रेल नमो भारत रविवार को मेरठ से रवाना हुई और सिर्फ 30 मिनट में साहिबाबाद पहुंच गई। इस दौरान ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा रही और इस गाड़ी ने 42 किलोमीटर का सफ़र तय किया। इस ट्रेन ने 30 मिनट में ही 42 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, लेकिन दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा या गाज़ियाबाद में बाकी नागरिक इंतज़ाम कैसे हैं? अगर आप पहुंच भी जाते हैं वहां पर तो उसके आगे फिर क्या? क्योंकि इन शहरों में एक बारिश से ये शहर डूब जाते हैं, और दिल्ली में जिन सस्ते मकानों की बात की जाती है क्या वो रहने लायक बन रहे हैं? और जो दिल्ली झोपड़पट्टियों में रह रही है वो कब तक ऐसी रहेगी? आशा इंडिया के मुताबिक दिल्ली में 750 के आसपास बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियां हैं। 750, इनमें करीब 3.5 लाख परिवार रहते हैं, यानी कि 20 लाख की आबादी है। तो सवाल यह है कि कैसी दिल्ली, किसकी दिल्ली, इस दिल्ली में कितनी सुविधाएं और कितने घर? तो इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं DDA के पूर्व कमिश्नर AK जैन और पूर्व केंद्रीय सचिव शहरी विकास सुधीर कृष्णा। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये तो सबसे पहले एक अच्छी बात है कि जैन साहब के इतने सारे DDA के फ्लैट्स आएंगे, लेकिन ये पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम है, इससे उस दिल्ली का बोझ किस हद तक कम हो पाएगा? जो दिल्ली, जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि झोपड़पट्टियों में भी बहुत रहती है, क्योंकि इसमें LIG फ्लैट्स भी हैं। तो इससे किस तरह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली में रहने वालों को कितनी आसानी हो सकती है अगर 40,000 नए फ्लैट मिलते भी हैं तो, और वाकई ये लोगों को मिल पाते हैं क्या? दिल्ली की आबादी 2021 की टेंटेटिवली जो वर्कआउट की हुई है वो है 2 करोड़ 6 लाख, और ये उम्मीद की जाती है कि 2041 में दिल्ली की आबादी हो जाएगी करीब 2 करोड़ 92 लाख। इसका मतलब ये है कि हमें करीब 86 लाख आबादी के लिए अगले 20 साल में घर मुहैया कराने हैं। इसमें एक जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है वो ये कि एक तो DDA अपनी हाउसिंग बना के देगा, दूसरा ये कि लैंड पूलिंग करके नए एरिया विकसित किए जाएंगे, जिसमें कि रोहिणी एक्सटेंशन, नजफगढ़ और कई सारे नरेला, कई सारे सब्सिडीज़ इंक्लूडेड हैं। और तीसरी स्टडी ये है कि जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं या पुरानी आबादी हैं जहाँ पे कि मकान पुराने हो चुके हैं, छोटे पड़ते हैं, उसका रीडेवलपमेंट किया जाएगा और रेगुलराइजेशन किया जाएगा अनऑथराइज कॉलोनीज़ का। तो इस प्रकार उम्मीद ये की जा रही है कि DDA ने 1967 में हाउसिंग शुरू की थी और अभी तक पिछले 50 साल में 55 साल में करीब 75 लाख आबादी, मतलब 15 लाख फ्लैट्स या मकान बनाए हैं, जिसमें कि 4,70,000 लाख तो फ्लैट्स हैं और इसमें 60% करीब 2/3 2 तिहाई EWS और LIG के लिए हैं। और DDA के जो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है 435 जैन साहब, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है EWS और LIG के जो फ्लैट्स हैं उसमें पारदर्शिता बनी रहे और वाकई इन लोगों को मिले,
ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? हमने हाँ ये जी। देखा है अपनी रिपोर्टिंग के दौरान भी, और बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि बहुत सारे जो रियल एस्टेट एजेंट्स हाँ। होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, वो बड़े पैमाने पे इसमें घुस आते हैं, और जो लोग जिनके लिए ये बन रहे हैं, वहाँ पे मुश्किल होता है मिलना, और फिर बाद में ये रीसेल में बहुत कीमत पे मिलते हैं। तो कैसे इंश्योर किया जाएगा कि ये सही लोगों को मिले? ये इंश्योर करने के लिए पहले लीज सिस्टम किया था, और ये भी एक कंडीशन थी कि 50% जो भी आप रीसेल करते हो उसका प्रॉफिट डीडीए को देंगे। पर 92 में जब लिबरलाइजेशन आया तो फ्री होल्ड कर दिए गए ये फ्लैट्स, और उसमें ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई कि ये आपको 50% पैसा डीडीए को देना होगा और ये ट्रांसफ़र नहीं होगा अदरवाइज़। तो ये हटा दी गई, क्योंकि जो मार्केट फोर्सेस हैं, लेट देम टेक केयर ऑफ द सिचुएशन रादर देन द डीडीए इंटरवीनिंग इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। तो ये स्थिति आज थोड़ी सी डिफरेंट है। पर आप ठीक कह रही हैं कि कुछ फ्लैट्स जो डीडीए के बड़े सस्ते फ्लैट होते हैं बिक जाते मार्केट में, और ये स्थिति अब शायद कुछ बहुत कम हो गई है, क्योंकि जो डीडीए के हाउसिंग स्टैंडर्ड बने थे वो 50 साल पहले बने थे 1970s में, और उसमें अगर हम 25 स्क्वायर मीटर के फ्लैट दे रहे हैं, एक रूम के या 1 रूम प्लस किचन, वो लोगों को सूट नहीं कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि आज 40,000 फ्लैट डीडीए के फ्लैट बिक नहीं पा रहे हैं, और रीसेल का तो सवाल ही नहीं उठता। तो उसमें हमें अपने स्टैंडर्ड रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इकोनॉमी 7 से 8% पे बढ़ रही है इंडिया की, तो लोगों को अब जो मकान लेते हैं एक जनरेशन के लिए तो सफिशिएंट होना चाहिए। तो हमें ये 25 स्क्वायर मीटर के जो ये पिजन होल्स होते हैं वो अब मार्केट में नहीं बिकेंगे। तो हमें अपना थोड़ा सा विज़न बढ़ाना होगा, और क्योंकि अब मॉड्यूलर किचन, मॉडर्न फिटिंग्स, विंडोज, आपने सही कहा कि डीडीए को अपने विजन, ये बहुत आवश्यक है जी, विजन और स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि जो मकान अवेलेबल है मार्केट में, उनकी क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो गई है, और डीडीए के फ्लैट्स अभी जो खास करके एलआईजी वगैरह हैं वहाँ पे उतने अच्छे नहीं हैं। सुधीर कृष्णा जी, पर ये इतने ज़्यादा जो फ्लैट्स अब बनेंगे, और मान लीजिए कि 40,000 नए घर दिल्ली वालों को मिलते हैं, तो वो दिल्ली शहर जो एक बारिश में डूबने लग जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या? उतनी ज़्यादा और आबादी अगर रहती है, हम हमेशा देखते हैं कि मकान बन रहे होते हैं हर जगह, वो एनसीआर हो या दिल्ली हो, लेकिन उससे जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर वो कितने पर्याप्त हैं? कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहे हैं और घर भी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, और इंटीग्रेशन आएगा प्लानिंग से। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता ये, देखिए 3 रोल होते हैं हाउसिंग की। अगर हम बात करें या डेवलपमेंट ऑफ ए सिटी की बात करें, तो उसके 3 पहलू होते हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा है डेवलपमेंट, और तीसरा है मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन। तो अब सवाल ये है कि इस समय की पोजीशन, अगर दिल्ली की बात करें, वैसे तो मुद्दा जो है वो सारे भारत के हर एक शहर के लिए वैलिड है। दिल्ली की बात करें तो डीडीए इज़ द प्लानर, डीडीए इज़ द डेवलपर, डीडीए इज़ द रेगुलेटर। इस समय सिचुएशन ये हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जिसका 2.0 वर्जन आ चुका है, उसमें सरकार की ओर से डेवलपर्स के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में और बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली बेनिफिशियरी खुद डेवलप करे, और तीसरा रेंटल हाउसिंग के तहत बेशुमार राशि, यानी कि 1 करोड़ घर बनाने के लिए 85 लाख घर तो बन चुके हैं पिछले 10 साल में, और 1 करोड़ और बनाने के लिए, शहरी क्षेत्र की बात मैं कह रहा हूँ, 1 करोड़ और घर बनाने के लिए, जो ज़्यादातर ईडब्ल्यूएस और एमआईजी कैटेगरी के लिए होंगे, उनके लिए योजना के लिए बहुत से पैसे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। क्वेश्चन क्या है कि देखिए, जब डेवलपमेंट हो रहे हैं तो उसको हमें प्लान ढंग से करना होगा। अगर प्लान डेवलपमेंट नहीं होंगे तो लोग फिर जो है वो घर बेच के चले जाएंगे। जैसे आपने कहा, अभी आप कितने कॉम्प्लेक्स आपके देख लें, आके गुड़गांव में देख लें, हर जगह देख लें ईडब्ल्यूएस के जो अपार्टमेंट हैं, क्योंकि रूल क्या है कि जो मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स डेवलप होंगे एचआईजी एमआईजी के, उसमें 10% या 15% एडिशनल अपार्टमेंट बनेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए, और वो सारे बेच के चले जा रहे हैं। कोई ईडब्ल्यूएस बाई एंड लार्ज कोई रह नहीं रहा है उसमें, और दीज आर ऑल बीइंग ऑक्यूपाइड एज ए सिंगल रूम कॉम्प्लेक्सेस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, अच्छे खासे डेवलप करके बेच बाच के, और उसमें रियल एस्टेट डेवलपर्स ने अपने ऑफिस भी खोल रखे हैं। तो उसके वजह
the linkage between the requirement and the requirement is not merely for housing, it is also for supporting infrastructure. So अगर जब housing का layout बने तो it should be part of a plan. We should also provide for supporting infrastructure, including the commercial area, including hospital facilities, schooling facilities, सब मिला के for that captive population of that zone जो कह लीजिए, यानी कि अगर 1000 एकड़ का या 500 एकड़ का प्लॉट बना, उसमें कितने अपार्टमेंट बनेंगे, उनको सब कुछ वहाँ मिलना चाहिए. प्लस दैट कॉम्प्लेक्स शुड बी लिंक टू द मेन सिटी थ्रू हाई स्पीड ट्रांजिट कॉरिडोर, विच कैन बी एक्सप्रेस वे और इट कैन बी हाई स्पीड रेल ट्रांसपोर्ट, जस्ट लाइक आपने मेंशन. ये सब आपने बहुत सही आवश्यक जी आपने सही कहा कि सिर्फ अपार्टमेंट्स बनते हैं उससे काम नहीं चलेगा, उसके अराउंड एक पूरी एक टाउनशिप, एक प्लानिंग की भी ज़रूरत है, चाहे वो अस्पताल हों, चाहे वो सड़कें हों, वहाँ तक पहुँचने के रास्ते हों, और सड़क जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके आसपास में अक्सर हम देख रहे हैं नोएडा में तो कम है, गुड़गांव की तरफ ज़्यादा है, अपार्टमेंट्स बने हैं, लेकिन आप नीचे उतरे तो सड़कें टूटी फूटी होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं होता. सुधीर कृष्णा, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. AK जैन, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए. मकान मिल रहे हैं दिल्ली वालों को, ये खबर अच्छी है, लेकिन दिल्ली वालों को मकान के साथ साथ उससे जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर उससे जो जुड़ा रहता है उसकी भी ज़रूरत है, वरना सिर्फ मकान होंगे लेकिन उनके आसपास स्कूल, अस्पताल, पहुँचने की सड़कें, कम्यूटेशन, ये तमाम चीज़ें भी ज़रूरी हैं. एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में और आगे तमाम अपडेट कोलकाता रेप मर्डर केस की. कोलकाता के RG कार मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या में CBI एक्शन मोड में है. CBI की टीम मृतक डॉक्टर के माता पिता से मिलने उनके घर पहुंची है. मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों, छात्रों, अफसरों और मृतक जूनियर डॉक्टर के दोस्तों से पूछताछ चल रही है. RG कार मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से भी CBI लगातार 3 दिनों से पूछताछ कर रही है. संदीप घोष से CBI बार बार पूछताछ इसलिए कर रही है ताकि इस केस में जो सवाल खड़े हुए हैं उनके जवाब मिल सकें. कुछ अहम सवाल जिनके जवाब CBI तलाश कर रही है वो ये कि आखिर मौत को आत्महत्या बताने की इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, जांच पूरी होने तक क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया, परिवार को बिना तथ्यों के जानकारी क्यों दी गई, मृतका के परिवार को घंटों बाद जानकारी क्यों मिली, परिवार को शव दिखाने में देर हुई क्यों, वारदात के तुरंत बाद इस्तीफा देने की क्या वजह है और अस्पताल में सुरक्षा के क्या इंतजाम थे.